हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और प्रैक्टिस सेशन में। और आज का टॉपिक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन। तो भाई, अगर कोई एग्जाम होता है और वहां पर साइंस पूछा जाता है और बायोलॉजी पूछी जाती है तो वो हर एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेशन इंपॉर्टेंट होगा। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा इस सेशन को। चलिए, तो बिना किसी देर के हम शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर आ रहा है कि नीचे दी गई जीवों की सूची में कौन अलैंगिक जनन विधि से प्रजनन करता है ना। कौन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है? बनाना, ईस्ट, डॉग, लायन। तो यहां पर कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हमारा सही उत्तर हो जाएगा ईस्ट। और ईस्ट में अलैंगिक जनन जो होता है वो बर्डिंग के थ्रू होता है, मुकुलन के थ्रू होता है। ये इंफॉर्मेशन भी आपको याद रख लेना है। नाउ अगले सवाल पे चलते हैं कि अलैंगिक जनन में जो संतान बनते हैं उनमें आपस में समानता क्यों होती है। तो इसकी वजह क्या होती है आपको पता ही होगा। इसकी वजह यह होती है कि अलैंगिक जनन में एक जीव शामिल होता है, एक जीव नया जीव बना लेता है, गैमिट्स की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो बोलता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू पेरेंट। गलत है। अलैंगिक जनन में दो जनक शामिल होते हैं। गलत है बिल्कुल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमिट। बिल्कुल यही वाला सही है कि अलैंगिक जनन में युग्मकों की आवश्यकता नहीं पड़ती, युग्मकों की आवश्यकता नहीं पड़ती। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। द एबिलिटी ऑफ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में प्रजनन के दौरान एक कोशिका विभाजित होकर कई कोशिकाओं का निर्माण करती है। अलैंगिक जनन की इस विधि को हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन की इस विधि को हम कहते हैं बर्डिंग यानी मुकुलन, रिप्रोडक्टिव डिवीजन, प्रजनन विभाजन, मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन। आप जानते हैं कि बाइनरी फिजन में क्या होता है कि एक जीव विभाजित होकर दो जीव बनाता है। जब एक जीव विभाजित होकर दो जीव बनाता है तो उसको कहते हैं बाइनरी फिजन, द्विविखंडन या द्विखंडन। जैसा कि अमीबा हो गया, जैसा कि आपका बैक्टीरिया इत्यादि हो गया। लेकिन अगर हम प्लाज्मोडियम की बात करते हैं तो प्लाज्मोडियम एक सिंगल सेल वाला जंतु होता है, यूनिसेलुलर जंतु होता है। ये विभाजित होकर कई सेल बना लेगा और फिर ये पेरेंट सेल फटेगा और ढेर सारा प्लाज्मोडियम रिलीज हो जाएगा। तो अगर एक जीव विभाजित होकर बहुत सारा बना लेता है तो अलैंगिक जनन की इस विधि को, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इस मेथड को मल्टीपल फिजन कहेंगे। क्या कहेंगे? मल्टीपल फिजन कहेंगे। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बर्डिंग। बर्डिंग यानी मुकुलन, मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक जनन किसमें होता है? तो अभी अभी आपने पढ़ा कि अमीबा में क्या होता है? अलैंगिक जनन बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, बहुविखंडन सॉरी द्विखंडन विभाजन के द्वारा होता है। ईस्ट में बर्डिंग के थ्रू होता है, ईस्ट में मुकुलन के थ्रू होता है। प्लाज्मोडियम में आप जानते हैं कि भाई मल्टीपल फिजन के द्वारा होता है, मल्टीपल फिजन के द्वारा होता है, बहुविखंडन के द्वारा होता है। लिशमानिया में बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, बाइनरी फिजन के द्वारा होता है ना, यानी द्विखंडन या द्विविखंडन विभाजन के द्वारा होता है। तो बर्डिंग के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा किस में होगा? ईस्ट में होगा। और ईस्ट के अलावा और किस में होता है? हाइड्रा में होता है। तो ईस्ट और हाइड्रा में अलैंगिक जनन किसके थ्रू होता है? बर्डिंग के थ्रू होता है। शरीर से क्या होगा? एक उभार विकसित होगा और ये उभार धीरे 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 पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेगा, है ना, और फिर पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा। तो ये हो गया ईस्ट और ये हो गया हाइड्रा। तो ईस्ट और हाइड्रा में अलैंगिक जनन बर्डिंग के थ्रू होता है। आगे चलते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रेफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स, है ना। कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन से तात्पर्य है, यानी कायिक जनन में पौधे के किस भाग से नए पौधों का निर्माण होता है ना, नए पौधों का निर्माण होता है। तो आप जानते हैं कि प्लांट्स के दो पार्ट होते हैं, प्लांट्स के दो पार्ट होते हैं, पादपों के दो भाग होते हैं, पादपों के दो भाग होते हैं। ठीक है जी। एक कहलाता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, पहले इसको समझिए तब वो क्वेश्चन समझ में आएगा, है ना। जनन भाग, रिप्रोडक्टिव पार्ट। और दूसरा होता है वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट, कायिक भाग।
कायिक भाग। अब ये पौधे का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि फ्लावर्स, फ्लावर्स यानी पुष्प, पुष्प पौधे के प्रजनन अंग होते हैं। बाकी जितने भी पार्ट बच गए, चाहे वो आपका लीफ हो गया, आपका स्टेम हो गया, आपका रूट हो गया, तो पौधों की जो पत्तियां हैं, जो तना है और जो जड़ है, वो कहलाता है वेजिटेटिव पार्ट। फूल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पत्तियां, तना तथा जड़ वेजिटेटिव पार्ट। तो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से नए पौधों का निर्माण क्या कहलाएगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मीन्स इधर फ्रॉम लीव्स, स्टेम्स और रूट। पौधे के कायिक भागों से, मतलब पत्तियों से, तना से या जड़ों से नए पौधों का निर्माण क्या कहलाएगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाएगा। तो क्या बोल रहा है कि कायिक प्रवर्धन से तात्पर्य किसके द्वारा नए पौधों का बनना है, तो देखिए स्टेम, रूट, फ्लावर, फ्लावर आ गया तो मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पुष्प पौधों के प्रजनन अंग है, तो जिन पौधों में फूल होगा उसमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जिनमें फूल नहीं होगा उनमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक रूप है, जिसमें असेक्सुअल, वह पौधे जिसमें फूल नहीं आते उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा। तो जहां जहां पे फ्लावर है वहां को काट दीजिए, है ना, जहां पे फ्लावर है वहां को काट दीजिए, उत्तर हो गया हमारा बी। यानी तना से, जड़ से या पत्तियों से नए पौधों का निर्माण क्या कहलाएगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो गया। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं फटाफट। व्हेन एन एनिमल इज कट इनटू पीसेस एंड ईच पार्ट गिव्स राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म, द प्रोसेस इज नोन एज। जब किसी जंतु को टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए और प्रत्येक भाग नया जीव उत्पन्न कर ले, तो इस प्रक्रिया को हम बडिंग कहेंगे, फ्रेगमेंटेशन कहेंगे, स्पोर फॉर्मेशन कहेंगे, रीजनरेशन कहेंगे। तो रीजनरेशन की अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसा अलैंगिक जनन की विधि है जिसमें अगर जीव को हम कई टुकड़ों में काट देते हैं तो उसका प्रत्येक टुकड़ा विकसित हो जाता है नए जीव में, इसको हम कहते हैं रीजनरेशन। और रीजनरेशन के थ्रू अलैंगिक जनन किस में होता है, हाइड्रा में और प्लैनेरिया में, प्लैनेरिया में। तो हाइड्रा और प्लैनेरिया में, हाइड्रा और प्लैनेरिया में अलैंगिक जनन जो है वो किस विधि से होता है, किस विधि से होता है, तो रीजनरेशन विधि से होता है, रीजनरेशन विधि से होता है। हाइड्रा एक जीव है और प्लैनेरिया भी एक जंतु है, एक चपटी कृमि है, एक फ्लैट वर्म है। जैसे मान लिया कि प्लैनेरिया ये इस तरह का एक चपटी कृमि है, फ्लैट वर्म है, इस तरह का देखने में लगेगा आपको। अब इस प्लैनेरिया को अगर आप काट देते हो, दो जगह पे कट लगा देते हो, ओके, तो ये जो प्लैनेरिया है ना अपने लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट करेगा। जैसे ये ऊपर इसका हेड है, नीचे क्या हो जाएगा, टेल विकसित हो जाएगा, टेल विकसित हो जाएगा। ये पहला सेगमेंट। दूसरा सेगमेंट में सिर्फ क्या है आपका, सिर्फ ये बीच वाला पोर्शन है, ना तो हेड है ना तो टेल है, तो हेड और टेल दोनों विकसित हो जाएंगे, हेड और टेल दोनों विकसित हो जाएंगे। निचले वाले सेगमेंट में क्या है, सिर्फ टेल है, तो पूरा का पूरा हेड क्या होगा, विकसित होगा, पूरा का पूरा हेड विकसित होगा। तो अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि जिसमें अगर कोई जीव टुकड़ों में बंट जाता है तो उसका प्रत्येक टुकड़ा अपने लॉस्ट पार्ट को, खोए हुए भाग को पुनर्जनित करके, रीजनरेट करके एक नया जीव बना लेता है, उसको कहते हैं आप रीजनरेशन, है ना, पुनर्जनन। क्या कहते हैं, पुनर्जनन। तो सही उत्तर हो गया हमारा, पुनर्जनन के द्वारा विभाजन हाइड्रा में और प्लैनेरिया में होता है। चलिए अगले सवाल पे हम चलेंगे। द पार्ट विच इज ग्राफ्टिंग ऑन स्टॉक ऑफ अनदर ट्री इज नोन एज। वह भाग जो किसी दूसरे पेड़ के डंठल पर ग्राफ्ट किया जाता है उसे कहते हैं। ग्राफ्टिंग भी क्या है, अलैंगिक जनन की विधि है ना, और ये क्या है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधि है, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक प्लांट के तना को दूसरे प्लांट के साथ चिपका देते हैं ऐसे लाकर। इसमें दो पौधा लेते हैं, एक तो जड़ वाला पौधा लेंगे और इस जड़ वाले पौधे को स्टॉक कहेंगे। क्या बोलेंगे,
स्टॉक कहेंगे, और किसी दूसरे पौधे का तना लाकर यहाँ पे चिपका देंगे, इसको हम एस्कियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एस्कियन कहेंगे। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है कि द पार्ट विच इज ग्राफ्टिंग ऑन स्टॉक ऑफ अनदर ट्री इज नोन एज, है ना, वह भाग जो किसी दूसरे पेड़ के डंठल पर ग्राफ्ट किया जाता है उसे हम एस्कियन कहेंगे। क्या कहेंगे? एस्कियन कहेंगे। ठीक है, और इस मेथड को हम ग्राफ्टिंग कहते हैं, और ग्राफ्टिंग आप कर सकते हैं किसमें? एप्पल में, सेब के पौधों में बहुत ही सक्सेसफुल होता है ग्राफ्टिंग। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। रोज इज प्रोपेगेटेड थ्रू, रोज जो है वो किस माध्यम से प्रवर्धित होता है? तो रोज में हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किसके थ्रू करते हैं? तो तना के थ्रू करते हैं। किसके थ्रू करते हैं? तना के थ्रू करते हैं। और किस मेथड से करते हैं? तो कटिंग, है ना। क्या कहते हैं उसको? कटिंग, मतलब कलम लगाना। कलम लगाना। हम क्या करते हैं सीधा कि रोज के प्लांट के तना को लेते हैं और तना का एक हिस्से को काट कर जमीन में गाड़ देते हैं। कुछ दिनों के बाद आप देखिएगा कि उससे जड़ें निकल आई हैं और वो एक नया पौधा बन गया है। ओके, चलिए। क्लोनिंग इज अ मोड ऑफ, क्लोनिंग कैसा प्रजनन है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब लैंगिक प्रजनन है, या लैंगिक जनन है? असेक्सुअल है, अलैंगिक प्रजनन है, दोनों है, कोई नहीं। तो क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग क्या है कि अलैंगिक जनन विधि द्वारा किसी जीव का प्रतिरूप तैयार कर लेना, ये क्लोनिंग कहलाता है ना। प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज क्लोनिंग। तो जहां पर एग्जैक्ट की बात आ गई तो वहां पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो संतान बनते हैं वो जेरोक्स कॉपी तो नहीं हो सकते। और क्लोनिंग के द्वारा पहला जो जीव बनाया गया था वो एक भेड़ था, याद होगा आपको, हम लोगों ने पढ़ा है। उस भेड़ का नाम रखा गया डॉली, और डॉक्टर का नाम था क्या? तो डॉक्टर यान विल्मट। पढ़ चुके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, है ना, डॉक्टर यान विल्मट। और ये कहाँ के डॉक्टर थे? स्कॉटलैंड के डॉक्टर थे। डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था। कब हुआ था? 1996 को हुआ था। और इसकी डेथ हो गई थी 14 फरवरी 2003 को। कैसे? तो लंग कैंसर से, है ना, फेफड़े में संक्रमण से। तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया आपका। तो ये डॉक्टर यान विल्मट है जिसने पहला भेड़ बनाया था, उसका नाम क्या रखा गया था? डॉली। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इज नॉट अ मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कौन कायिक प्रवर्धन की विधि नहीं है? कौन कायिक प्रवर्धन की विधि नहीं है? तो कायिक प्रवर्धन की विधि कौन सी नहीं है? ग्राफ्टिंग, कटिंग, लाइटिक साइकिल, लेयरिंग। ग्राफ्टिंग तो आपने पढ़ा अभी कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधि है ना। उसके बाद कटिंग किस में होता है? तो रोज में कटिंग। और लेयरिंग किस में होता है? तो लेयरिंग होता है जैस्मीन के पौधों में, जैस्मीन के पौधों में, चमेली के पौधों में, चमेली के पौधों में, और स्ट्रॉबेरी के पौधों में। स्ट्रॉबेरी, चमेली और स्ट्रॉबेरी के पौधों में हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, लेयरिंग के मेथड से करते हैं। लेयरिंग में क्या होता है? लेयरिंग में क्या होता है कि हम तना को क्या करेंगे? ऐसे जमीन से टच करेंगे, है ना, और इस पर मिट्टी डाल देंगे और डालकर छोड़ देंगे। तने के जिस भाग को आपने मिट्टी से ढका है, कुछ दिनों के बाद देखिएगा इसमें जड़ें आ जाएंगी। जब जड़ें आ जाएगी तो यहां से इसको काटिए और दूसरी जगह पे लगा दीजिए। ये कहलाता है आपका लेयरिंग। तो लेयरिंग भी कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एक मेथड है। तो ग्राफ्टिंग हम लोग एप्पल में करते हैं, कटिंग हम लोग रोज में करते हैं, लेयरिंग हम लोग जैस्मीन और स्ट्रॉबेरी में करते हैं। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए लाइटिक साइकिल जो है, लाइटिक साइकिल जो है वो अलैंगिक जनन की विधि नहीं है, है ना, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की एक विधि नहीं है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। बर्डिंग इन हाइड्रा इज अ फॉर्म ऑफ, हाइड्रा में जो मुकुलन हो रहा है वो क्या है? वो क्या है ना, एपोप्टिस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? तो ये बताने की जरूरत ही नहीं, हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन
वैसे जीवों में होता है जिसके पास वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं है, वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं है ना। जैसे कि अलैंगिक जनन कितने मेथड से हो सकता है, तो पहला है आपका फीजन, फीजन यानी विखंडन, और ये विखंडन दो तरह का होता है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। दूसरी विधि है बडिंग, बडिंग यानी मुकुलन, ये सब अलैंगिक जनन की विधियां हैं। तीसरा क्या है, रीजनरेशन, रीजनरेशन यानी पुनर्जनन। चौथा है फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन खंडन। पांचवा है स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन बीजाणु जनन, बीजाणु जनन। और छठा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कायिक प्रवर्धन। इतने विधियों से अलैंगिक जनन होता है, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन भी बोलते हैं। तो अगर हम बात करें कि हाइड्रा में जो बडिंग है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक रूप है ना। तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, आगे चलते हैं। व्हेन लिविंग टिश्यू फ्रॉम अ प्लांट इज एक्सट्रैक्टेड एंड प्लेस्ड इन अ मीडियम इट इज कॉल्ड। जैसे सपोज करो कि ये जो प्लांट है, मान लिया कि कोई प्लांट है और इस प्लांट में देखिए पत्तियां आ रही हैं, है ना, और ये पत्तियां हैं, और अभी एक पत्ती जो अभी अभी निकली है, इसका छोटा सा पार्ट हमने क्या किया, काटा, छोटा सा पार्ट हमने काट कर यहाँ पे रखा न्यूट्रिएंट मीडियम में, पोषक माध्यम में। तो ये जो छोटा पार्ट हमने काट कर निकाला है इसको एक्सप्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सप्लांट। तो जब किसी पौधे से जीवित उत्तक निकाल कर किसी माध्यम में उसे डालते हैं, किसी पोषक माध्यम में उसे डालते हैं, तो इस छोटे से पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लांट कहते हैं, बहिरोप या कर्तोत्तक कहते हैं, बहिरोप या कर्तोत्तक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ एन अनडिफरेंशिएटेड सेल दैट हैज द पोटेंशियल टू डेवलप इनटू अ एंटायर प्लांट इज नोन एज। जब एक अविभेदित कोशिका का वह गुण, एक अविभेदित कोशिका का वह गुण जो एक संपूर्ण पौधे में विकसित होने की क्षमता रखता है, कहलाता है। तो देखिए एक साइंटिस्ट थे, उसका नाम था हैबरलैंड, जिसकी तस्वीर यहां पे हमने लगा रखी है। क्या नाम था, हैबरलैंड। हैबरलैंड नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा कि पादप कोशिका में एक अद्भुत क्षमता होती है ना। ये जो आपका सेल है, प्लांट सेल, प्लांट सेल, प्लांट सेल, पादप कोशिका, पादप कोशिकाओं में एक अद्भुत क्षमता होती है कि एक सिंगल प्लांट सेल जो है वो होल प्लांट बना सकता है, होल प्लांट बना सकता है, संपूर्ण पौधा बना सकता है। तो प्लांट सेल में एक अद्भुत क्षमता होती है, पादप कोशिकाओं में एक अद्भुत क्षमता होती है कि एक सिंगल प्लांट सेल पूरे प्लांट सेल में विकसित हो सकता है। ऐसा किसने बोला था, हैबरलैंड ने। और प्लांट सेल की इस क्षमता को उन्होंने क्या नाम दिया, तो टोटीपोटेंसी कहा। क्या कहा, टोटीपोटेंसी, है ना, कि एक प्लांट सेल जो है वो संपूर्ण प्लांट में विकसित हो सकता है, और इस क्षमता को उन्होंने नाम दिया टोटीपोटेंसी, है ना। टोटीपोटेंसी मतलब पूर्ण शक्तिता, पूर्ण शक्तिता। और यही आइडिया दिया क्या, टिश्यू कल्चर करने के लिए। टिश्यू कल्चर का आइडिया लोगों को यहीं से आया, ठीक है, उत्तक संवर्धन का आइडिया यहीं से आया। तो ये था टोटीपोटेंसी। नाउ शो टोटीपोटेंसी। अब देखिए प्लांट का कौन सा पार्ट जो है वो टोटीपोटेंसी शो करेगा। टोटीपोटेंसी का मतलब समझ में आ रहा है ना। टोटीपोटेंसी पूर्ण शक्तिता का मतलब क्या है कि प्लांट सेल, सिंगल प्लांट सेल होल प्लांट बना सकता है, सिंगल प्लांट सेल होल प्लांट बना सकता है। प्लांट सेल की इस क्षमता को टोटीपोटेंसी कहते हैं। तो कौन सा पार्ट जो है वो टोटीपोटेंसी शो करेगा, जाइलम, मेरिस्टेम, कॉर्क, ऑल। तो देखिए कॉर्क जो होता है वो डेड होता है, मृत होता है, पेड़ की जो छाल होती है। जाइलम जो होता है वो जनरली डेड ही होता है, डेड ही होता है।
तो बच गया आपका मेरिस्टेम, यानी कि आपका विभाज्य योतक। मेरिस्टेम को और क्या लिखते हैं? विभाज्य योतक लिखते हैं। तो जो विभाज्य योतक जो होगा वो लिविंग होगा, लिविंग होगा, जीवित होगा। तो टोटिपोटेंसी उन कोशिकाओं में होगी जो जीवित होंगे। तो यहाँ पे आपको देखना था कि जीवित कौन है। तो आगे प्लांट टिश्यू में पढ़ेंगे कि मेरिस्टेम्स क्या होते हैं, जीवित होते हैं, बाकी ये सब तो डेड होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ रूट एंड शूट इन टिश्यू कल्चर इज डिटरमिन्ड बाई। टिश्यू कल्चर यानी उत्तक संवर्धन में रूट और शूट का डेवलपमेंट किसके रेशियो पे डिपेंड करता है? किसके रेशियो पे डिपेंड करता है? ओके, तो टिश्यू कल्चर आप जानते ही हैं कि टिश्यू कल्चर में हम प्लांट के एक छोटे से पार्ट को डालते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम में और हार्मोन में। सेल डिवाइड होगा, कैलस बनता है, और फिर उस कैलस में हम क्या करते हैं कि रूट और शूट डेवलप करते हैं। तो वहां पे ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का जो रेशियो है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का जो रेशियो है वो रूट और शूट को डिटरमाइन करता है कि कब रूट बनाना है, कब शूट बनाना है। तो इन दोनों का रेशियो हम क्या करेंगे, डिफर करेंगे, तो रूट और शूट बनाएगा। ठीक है ना, तना जब विकसित करना है, जड़ कब विकसित करना है, तो इन दोनों के रेशियो से पता चल जाता है। ये ऑक्सिन और साइटोकाइनिन क्या है? तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दो प्रकार के प्लांट हार्मोन है। ठीक है, प्लांट हार्मोन है। नाउ विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रोड्यूस बाई स्पोर फॉर्मेशन? निम्नलिखित में से कौन बीजाणु जनन द्वारा प्रजनन नहीं करते? आप जानते हैं कि जितने भी फंगस हैं, जितने भी फंजाई हैं, जितने भी कवक हैं, उनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? तो स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है, बीजाणु जनन के द्वारा होता है। एक्सेप्ट किसमें? एक अपवाद है, वो है आपका ईस्ट। ईस्ट जिसको हम खमीर के नाम से जानते हैं, यह एक यूनिसेलुलर फंगस है, एक कोशिकीय कवक है। इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो बडिंग के द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा होता है। तो यहां पे बच गया आपका ईस्ट फंगस। तो जैसे पेनिसिलियम एक कवक है, म्यूकर एक कवक है, राइजोपस एक कवक है, राइजोपस एक कवक है, इन सब में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होगा। लेकिन ईस्ट जो यूनिसेलुलर फंगस है, एक कोशिकीय कवक है, एक कोशिकीय कवक है, उसमें अलैंगिक जनन बडिंग के द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा? ईस्ट में बडिंग के द्वारा होगा, और बाकी सब में स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होगा। जैसे देखिए आपका राइजोपस, आप ब्रेड को छोड़ दीजिए बहुत दिनों तक, तो देखिएगा ब्रेड को छोड़ दीजिएगा कुछ दिनों तक, तो आप देखिएगा उस पर ग्रीनिश स्पंजी लेयर है ना, धागे जैसी हरी हरी फफूंद जैसी उग आएगी। ये क्या है? ये राइजोपस है। ये क्या है? ये राइजोपस है। राइजोपस क्या है? एक फंगस है जो इसको सड़ाना शुरू कर देगा। राइजोपस जनरली ब्रेड पर उगता है, इसलिए इसको ब्रेड मॉल्ड के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेड मॉल्ड। क्या बोलते हैं इसको? ब्रेड मॉल्ड कहते हैं। अब इस ब्रेड मॉल्ड में यानी राइजोपस में ये जो धागे जैसी संरचना है, इसको हाइफा कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइफा। और ई लगा देंगे तो प्लूरल हो जाएगा, हाइफा। तो एक जो धागे जैसी संरचना इसमें दिख रही है ना, उसको हाइफा कहेंगे। और ये जो ढेर सारा हाइफा है, ये क्या है? हाइफा। ये है हाइफा। ढेर सारा हाइफा का जो बंच है ना, वो माइसीलियम कहलाता है। क्या कहलाएगा? माइसीलियम। माइसीलियम, माइसीलियम कहलाएगा। अब इसको जब प्रजनन करना होगा ना, तो इससे एक फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होगा जिसको स्पोरेंजियम कहेंगे। स्पोरेंजियम कहेंगे, बीजाणु कोश कहेंगे, बीजाणु कोश कहेंगे। और इस बीजाणु कोश में कण जैसी संरचनाएं बनेगी, सीड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम स्पोर कहेंगे, बीजाणु कहेंगे। और ये बीजाणु कोश फटेगा और ढेर सारा स्पोर क्या होगा? बिखर जाएगा। अब इस स्पोर को अगर नमी मिलेगी, न्यूट्रिशन मिलेगा, वहां पे आकर उगाएगा। तो ये है आपका स्पोर फॉर्मेशन। क्या है? स्पोर फॉर्मेशन। तो जितने भी फंगस हैं, जैसे राइजोपस है, म्यूकर है, पेनिसिलियम इत्यादि जो कवक हैं,
उनमें स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा क्या होता है, प्रजनन होता है, लेकिन किसको छोड़कर, तो ईस्ट में आप जानते हैं बडिंग के द्वारा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगले सवाल पे चलेंगे। क्या बोल रहा है कि भाई अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न संतानों में अधिक समानता का कारण है ना, अधिक समानता का कारण है। तो आपको पता ही है कि अलैंगिक जनन में अधिक समानता का कारण क्यों है। एक जनक शामिल होता है, एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, गैमीट यानी स्पर्म ओवम की जरूरत नहीं पड़ती। तो देख लो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट, केवल एक पेरेंट की जरूरत होती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू पेरेंट, दो जनकों की आवश्यकता होती है, गलत है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स गैमीट, अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल होते हैं, गलत। और देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमीट, अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते। तो हमारा हो गया पहला और चौथा ऑप्शन नंबर डी में है। क्या पूछ रहा था कि भाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में समानता क्यों होती है संतानों के बीच। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है कि एक प्लेनेरिया वर्म है जिसको कट किया है हॉरिजॉन्टली इन द मिडिल इनटू टू हाफ्स। देखो, एक प्लेनेरिया है, ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा। एक प्लेनेरिया है जिसको हमने हॉरिजॉन्टली कट कर दिया है पी और क्यू दो भागों में, सच दैट पार्ट पी कंटेन्स द होल हेड, पार्ट पी में होल हेड है और हेड ऑफ द वर्म। अनदर प्लेनेरिया वर्म इज कट वर्टिकली, दूसरे प्लेनेरिया को हमने क्या किया है, कैसे वर्टिकली कट किया है, लाइक दिस, ऐसे कट किया है। प्लेनेरिया कट वर्टिकली इनटू टू हाफ्स, आर और एस में, ये दो पार्ट में कट कर दिया, आर एंड एस, इन सच अ वे दैट बोथ द कट पीसेज आर एंड एस कंटेन हाफ हेड इच, दोनों में हाफ हाफ हेड है। नाउ बोलता है कि विच ऑफ द कट पीस ऑफ द टू प्लेनेरिया वर्म्स कुड रीजनरेट टू फॉर्म टू कंप्लीट रेस्पेक्टिव वर्म। क्या बोल रहा है कि एक प्लेनेरिया कृमि को बीच में से दो क्षैतिज रूप में काटा है पी और क्यू, इस तरह से कि काटा जाता है कि पी भाग में कृमि का पूरा सर समाहित है, तथा अन्य प्लेनेरिया को ऐसे वर्टिकली काटा गया है दो हिस्सों में, आर और एस में, इस तरह के आधा आधा सर, आधा जो है वो सर आर वाले पार्ट में, आधा जो है एस वाले पार्ट में। अब पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा प्लेनेरिया रिजेनरेट होकर पूरा जीव बना लेगा। तो देखो एक चीज, अगर आप प्लेनेरिया को कैसे भी कट कर लो, जैसे मान लिया कि ये प्लेनेरिया है, इस प्लेनेरिया को हमने दो भागों में कट कर लिया, तो भाई साहब ये जो है पहले भाग में टेल नहीं था, हेड था, तो ये रीजनरेट होकर टेल बना लेगा, ठीक है। और दूसरे पार्ट में क्या था, सिर्फ टेल है, तो ये हेड रीजनरेट करेगा और नया प्लेनेरिया बना लेगा, ठीक है। ये तो हो गई पहली स्थिति, अब आ जाइए दूसरी स्थिति। आपने प्लेनेरिया को ऐसे कट किया है, अब ऐसे कट किया है दो भागों में वर्टिकली, तो भी ये प्लेनेरिया अपने लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट करेगा। जैसे ये देखिए यहां पे इस पार्ट को रीजनरेट कर लेगा, और यहां पे देखिए ये वाला पार्ट तो पहले से मौजूद था, इस पार्ट को भी रीजनरेट कर लेगा। तो प्लानेरिया जो कि एक चपटी कृमि है, फ्लैट वर्म है, आप उसे जैसे भी काट दो, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, उसका हर पार्ट अपने लॉस्ट पार्ट को, खोए हुए भाग को रीजनरेट कर लेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि भाई सारा का सारा पार्ट, ये पी भी रीजनरेट कर लेगा, क्यू भी, आर भी और एस भी। सो ऑल शुड बी द राइट ऑप्शन, सारे के सारे पार्ट रीजनरेट कर लेंगे, ठीक है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन बनाने का कोई तात्पर्य नहीं बनता अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। आगे चलते हैं। बोलता है कि एक ऑर्गेनिज्म है जो केपेबल है ऑफ रिप्रोड्यूसिंग बाय टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। एक जीव है जो दो अलैंगिक प्रजनन विधि द्वारा प्रजनन करता है, दो अलैंगिक जनन विधि द्वारा प्रजनन करता है।
एक जो है वो ईस्ट के जैसा और दूसरा जो है वो प्लानेरिया के जैसा। बताइए कि वो जीव क्या है, वो जीव कौन सा है? स्पायरोगायरा है, हाइड्रा है, ब्रायोफाइलम है, पैरामीशियम है? बताइए। तो वो उत्तर है आपका हाइड्रा। हाइड्रा में अलैंगिक जनन दो विधियों से होता है। एक है आपका बडिंग, एक है आपका बडिंग और दूसरा है आपका क्या, तो रीजेनरेशन, पुनर्जनन। पुनर्जनन। हाइड्रा में अलैंगिक जनन दो विधियों से होता है, एक है बडिंग और दूसरा है रीजनरेशन। और आप जानते हैं कि भाई बडिंग किसमें होता है? बडिंग के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ईस्ट में होता है, ईस्ट में भी। तो ईस्ट में और हाइड्रा में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के द्वारा होता है। और आप जानते हैं अभी आपने पढ़ा प्लानेरिया, प्लानेरिया में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस रीजनरेशन के द्वारा होता है। तो यही पूछ रहा था। तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन जो है वो बडिंग और रीजनरेशन दोनों के थ्रू होता है। तो बोल रहा है एक जीव जो दो अलैंगिक प्रजनन विधियों द्वारा प्रजनन करते हैं में सक्षम है, एक खमीर में प्रजनन के समान है और दूसरा प्लानेरिया में प्रजनन के समान है। तो खमीर में अलैंगिक जनन कैसे हो रहा है? बडिंग के द्वारा। और प्लानेरिया में अलैंगिक जनन कैसे हो रहा है? रीजनरेशन के द्वारा। खमीर में अलैंगिक जनन बडिंग के द्वारा और प्लानेरिया में रीजनरेशन के द्वारा, और हाइड्रा इन दोनों विधियों द्वारा प्रजनन कर रहा है। ठीक है, बात आई समझ में? तो अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा इसको। आगे आते हैं। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डज नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लोन? है ना, कौन सा प्रोसेस क्लोन नहीं बनाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया क्लोन का निर्माण नहीं करती? क्लोन का निर्माण नहीं करती। अब क्लोनिंग क्या है? तो अलैंगिक जनन है। व्हाट इज क्लोनिंग? प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज व्हाट? क्लोनिंग। है ना। तो क्लोनिंग में क्या फ्रेगमेंटेशन होगा, टिश्यू कल्चर होगा, फिजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा? तो बताइए क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया क्लोन के निर्माण नहीं करती? क्लोन का मतलब एग्जैक्ट कॉपी बनना। फ्रेगमेंटेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन बनेगा, एक ही जैसा बनता है ना। टिश्यू कल्चर में क्लोन बनेगा, अलैंगिक जनन है। फिजन में क्लोन बनेगा, एक ही जैसा। लेकिन फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तो क्लोन नहीं बन सकता। क्लोन का मतलब एग्जैक्ट कॉपी, है ना। तो फर्टिलाइजेशन के द्वारा आप क्लोन नहीं बना सकते। आगे चलते हैं। अ फीचर ऑफ द रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन टू अमीबा, ईस्ट एंड स्पायरोगायरा। क्या बोल रहा है कि अमीबा, ईस्ट और स्पायरोगायरा में प्रजनन की एक विशेषता यह है कि ये सब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ये सारे के सारे यूनिसेक्सुअल हैं, सॉरी यूनिसेलुलर हैं, एक कोशिकीय हैं। ये सारे के सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लैंगिक प्रजनन करते हैं। दे ऑल आर मल्टी सेलुलर। अब देखिए ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर तो नहीं है। आप देखो अमीबा एक कोशिकीय है, ईस्ट एक कोशिकीय है, लेकिन स्पायरोगायरा बहुकोशिकीय जीव है, मल्टी सेलुलर है कि नहीं? मल्टी सेलुलर एल्गी है, बहुकोशिकीय शैवाल है, तो ये गलत हो गया। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, सिंपल सा जीव है, एक कोशिका वाला जीव है। ये सारे के सारे यूनिसेलुलर है, नहीं, ये सारे के सारे यूनिसेलुलर नहीं है। देखो अमीबा यूनिसेलुलर है, ईस्ट यूनिसेलुलर है, लेकिन स्पायरोगायरा यूनिसेलुलर नहीं है। तो इन सभी में कॉमन फीचर क्या है? कॉमन फीचर एक ही है कि ये सारे के सारे अलैंगिक जनन करते हैं, सारे के सारे अलैंगिक जनन करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इन राइजोपस में जो धागे जैसी संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? जिसके टिप पे स्पोरेंजिया होता है। तो ये हमने कहा कि ये ब्रेड था और ब्रेड के ऊपर ये धागे जैसी जो संरचना बन जाएगी, धागे जैसी जो संरचना बन जाएगी उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम हाइफा कहते हैं।
हाइफा कहते हैं। और इस हाइफा के टिप पर क्या होगा, फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको स्पोरेंजियम कहेंगे, बीजाणु कोश कहेंगे, जिसमें बीजाणु बनेगा। तो राइजोपस में नालिकाकार धागे जैसी संरचनाएं जिनके सिरे पर स्पोरेंजिया बनते हैं यानी बीजाणु कोश बनते हैं, उन्हें कहा जाता है हाइफा। क्या कहेंगे, हाइफा कहेंगे। तो ये हो गया जो धागे जैसी संरचना है उसे हाइफा कहते हैं। और ये जो जड़ जैसी संरचना जो ब्रेड वगैरह में जाके गड़ेगी उसे हम राइजोइड कहेंगे, जिससे ये न्यूट्रिशन लेता है अपना सड़ा गला करके, राइजोइड कहेंगे, है ना। ये कहलाएगा बीजाणु कोश। क्या कहलाएगा, बीजाणु कोश, बीजाणु कोश। और ये जो बीज जैसी संरचना बिखरेगी वो कहलाएगी बीजाणु। वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड प्लांट, वह प्लांट जिनमें कायिक प्रवर्धन होता है, उसमें जड़ें नहीं होंगी, कलिकाएं नहीं होंगी, ये जेनेटिकली सिमिलर होंगे, आनुवांशिक रूप से एक जैसे होंगे, जेनेटिकली डिसिमिलर होंगे। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, वो पौधे जिसमें के फूल नहीं आते, उनमें रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू होता है, कायिक प्रवर्धन के थ्रू होता है। जैसे तना के द्वारा कायिक प्रवर्धन आलू में होता है, जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन शकरकंद में होता है, पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन ब्रायोफाइलम में होता है ना। तो अगर हम बात करें तो उनमें जड़ तो होगा, कलिकाएं होंगी, लेकिन हाँ ये जनरली सिमेट्रिकल होंगे, जेनेटिकली सिमेट्रिकल होंगे, सिमिलर होंगे मतलब, है ना, क्योंकि ये अलैंगिक जनन की विधि है। तो जहां पे अलैंगिक जनन होगा वहां पर क्लोन बनेगा, सिमिलर प्लांट्स बनेंगे। आगे चलते हैं। बैक्टीरियल सेल्स डिवाइड एवरी 1 मिनट, एक बैक्टीरियल सेल है जो हर मिनट में डिवाइड करता है और इसको किसी कप में रख दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा, एक बैक्टीरियल सेल है जो हर 1 मिनट में डिवाइड करता है। 1 मिनट में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर अगले 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हर डिवीजन के बाद उसका नंबर पहले से जस्ट डबल हो जाएगा। जैसे 1 मिनट में, हर 1 मिनट में डिवाइड हो रहा है, तो अगले 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 4। उसके अगले 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 8। उसके अगले 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 16, 32, 64 ऐसे। तो इस बैक्टीरियल सेल से कप को 1/4 भरने में, 1/4 भरने में कितना मिनट का समय लग रहा है, तो 15 मिनट का समय लग रहा है। तो पूरा भरने में कितना मिनट का समय लगेगा, 1/4 भरने में। यही पूछ रहा है ना कि एक जीवाणु कोशिका हर 1 मिनट में विभाजित हो जाती है। एक कप को 1/4 भरने में 15 मिनट लग जाते हैं। इस बैक्टीरिया से एक कप को 1/4 भरने में 15 मिनट लग जाते हैं, तो कप को पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा। तो 15 मिनट में 1/4 हुआ, तो आधा भरने में कितना मिनट लगेगा, अगले 1 मिनट में ये क्या हो जाएगा, आधा भर जाएगा। यानी 16वें मिनट में क्या हो जाएगा, ये आधा भर जाएगा। और फिर अगले 1 मिनट में जस्ट इसका डबल हो जाएगा, तो 17 मिनट इसका उत्तर हो जाएगा। कितना मिनट हो जाएगा, 17 मिनट इसका उत्तर हो जाएगा। कितना मिनट, 17 मिनट, क्योंकि हर डिवीजन के बाद उसका नंबर जस्ट डबल हो जाएगा, है ना। जैसे 1 से कितना हो गया, 1 से हो गया 2, अगली बार विभाजित होगा तो क्या हो जाएगा, 4, फिर क्या हो जाएगा, इस तरह से 8, 16, 32, 64। एक और सवाल देख लेते हैं कि एक बैक्टीरिया सेल है जो हर 35 मिनट में विभाजित हो जाता है। हर 35 मिनट में विभाजित हो जाता है ना। पहले 1 था, तो अगले 35 मिनट में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगले 35 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अगले 35 मिनट में कितना हो जाएगा, तो इसका डबल हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। तो क्या पूछ रहा है कि एक कल्चर मीडियम है, एक पोषक माध्यम है, जिसमें किसी बैक्टीरिया का क्या है, 10⁵ सेल है, 10⁵ सेल है, ठीक है। और इसको 175 मिनट तक ग्रो किया गया है, 175 मिनट तक ग्रो किया गया है। तो बताइए कि इस पीरियड में कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा। तो 175 मिनट में 5 जनरेशन होगा ना, 5 जनरेशन लगेगा। देखो ये 35, 35, 35, 35 में अब कितना हो जाएगा बताइए, तो हो जाएगा आपका 16,
और अगला 35 मिनट में कितना हो जाएगा आपका 32। तो 5 जनरेशन सबको जोड़ दो, 35 मिनट 35 मिनट 35 35 35 35 35 कितना हो गया 175 मिनट हुआ ना। तो 5 जनरेशन करेगा इतने देर में, इतने देर में 5 बार ये विभाजित होगा। पहले क्या था, 0 था, शुरुआत में क्या था, हम 0 मान देते हैं। तो 35 मिनट के बाद कितना हो जाएगा, 35 मिनट के बाद जस्ट हो जाएगा 2 इंटू, अगर हम 1 मानते हैं, 1 बैक्टीरिया था यानी 1 इंटू 10 टू द पावर 5 सेल था। तो 1 मिनट 35 मिनट के बाद जस्ट डबल होना है ना, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 5, 2 इंटू 10 टू द पावर 5। अगले 35 मिनट के बाद कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 5। अगले 35 मिनट के बाद कितना हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर 5। अगले 35 मिनट के बाद 16 इंटू 10 टू द पावर 5। और अगले 35 मिनट के बाद कितना हो जाएगा 32 इंटू 10 टू द पावर 5 सेल्स हो जाएंगे। तो एक बैक्टीरिया है जो हर 35 मिनट के बाद क्या हो जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है। और शुरू में बैक्टीरिया का कंसंट्रेशन कितना है 10 टू द पावर 5 सेल्स हैं, 10 टू द पावर 5 सेल्स हैं। तो 175 मिनट के बाद कितना कंसंट्रेशन होगा, तो 175 मिनट मतलब 5 जनरेशन होगा ना, 5 जनरेशन के बाद 35 35 35 35 35 175 हो गया, 1 2 3 4 5। तो यानी 5 जनरेशन के बाद कितना हो जाएगा 32 इंटू 10 टू द पावर 5, 32 इंटू 10 टू द पावर 5। ठीक है जी। तो ये था भाई साहब आज का हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रैक्टिस सेशन। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल के बारे में लोगों को बताइएगा। हम फेसबुक और इंस्टा पे आपको मिल जाएंगे ज़ुबैर एहसानी के नाम से, और टेलीग्राम पे हमारा साइंस का सुरूर नाम से टेलीग्राम चैनल है, और इससे भी आप लोग जुड़ जाइएगा। तो अगले प्रैक्टिस सेशन में आपसे फिर होगी मुलाकात। दीजिए मुझे इजाज़त। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।